Listen to this audiobook, The Rise of the Celestial Emperor and His Seven Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. धन्यवाद। एडम के बारे में कुछ बदल गया है। हालांकि लॉसन असली एडम को वापस देखकर खुश था, लेकिन वह अपने दिल में चिंतित भी था। वह जानता था कि यह लड़ाई शायद उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। लॉसन को मौत का डर नहीं था। वह युद्ध के मैदान में मरने में खुश होगा। एडम हवा से भी तेज गति से गायब हो गया। लॉसन पर हमला करते समय उसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड में मैना डालना शुरू कर दिया, जिससे काली ग्रेट स्वॉर्ड गहरे बैंगनी प्रकाश में चमकने लगी। यह सब 2 सेकंड से भी कम समय में हुआ। लॉसन ने एडम को गायब होते और फिर उसके सामने प्रकट होते देखा। लॉसन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। एडम द्वारा हमेशा इस्तेमाल की जाने वाली मशहूर तलवार को देखकर, जो उसके शरीर को 2 हिस्सों में काटने के इरादे से उसकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन जब एडम ने सोचा कि उसका हमला लॉसन की जान ले लेगा, तो एक काले पंजे ने तलवार को लॉसन के शरीर को छूने से पहले ही रोक दिया। लॉसन की छाती के सामने जो दरार दिखाई दी थी, उसमें से एक काला पंजा बाहर आ गया था। दरार एक फुटबॉल के आकार की थी। दरार धीरे धीरे आकार में बढ़ती गई। जो प्राणी एडम के हमले को रोकने में कामयाब रहा, वह धीरे धीरे शून्य से बाहर आ गया। जानवर तकनीक नंबर 5, शून्य सैलामेंडर की भटकती रिहाई। 2 मीटर लंबा काला सैलामेंडर दरार से बाहर आया और एडम के सामने खड़ा हो गया। सैलामेंडर का पूरा शरीर थोड़ा पारदर्शी लग रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उभयचर ने अपनी काली जीभ चाटी और एडम पर फुफकार मारी। क्या यह सैलामेंडर है? एडम ने शून्य सैलामेंडर को घूरते हुए खुद से पूछा। ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए लॉसन एडम के पीछे आ गया। जानवर तकनीक नंबर 14 की ब्लास्ट। लॉसन ने अपने मन को अपनी दाहिनी मुट्ठी पर एक गोलाकार वस्तु में संघनित कर लिया। मन की गोलाकार वस्तु एडम की पीठ पर लगी। टकराना। एडम को ऐसा लगा जैसे उसे तोप का गोला लगा हो। हमला इतना जोरदार था कि एडम खड़ा नहीं रह सका। वह घुटनों के बल गिर गया। उसे अपनी पीठ में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, खास तौर पर उसकी रीढ़ की हड्डी में। हमले ने उसकी त्वचा को जला दिया था और उसकी पीठ की मांसपेशियों को लगभग फाड़ दिया था। एडम को एक घुटने पर बैठे देखकर लॉसन बहुत प्रसन्न हुआ। यह अंत है। जानवर तकनीक नंबर 19, तितलीवार। जैसे ही लॉसन एडम की पीठ पर छुरा घोंपने के लिए तैयार हुआ, अचानक एडम के शरीर से एक अदृश्य शॉकवेव फैल गई। लॉसन को लगा जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसे हिंसक तरीके से दूर धकेल दिया हो। सिर्फ लॉसन ही नहीं, बल्कि सैलामेंडर भी दूर धकेल दिया गया था। हाँ। भारी सांस के साथ एडम खड़ा हुआ और शून्य सैलामेंडर पर हमला किया। उसने अभी जो किया वह कुछ और नहीं, बल्कि एक सरल चाल थी, जिसे उसने वर्षों से सीखा था। यह मार काट की भावना उन्हें ऐसा महसूस करा रही थी मानो उन्हें किसी पहाड़ के नीचे दबा दिया गया हो। कुछ निम्न श्रेणी के साधकों के लिए सांस लेना भी बेहद मुश्किल था। आखिरकार अब मैं ठीक से सांस ले सकता हूं। मुझे लगा कि मेरी हवा खत्म हो जाएगी। निम्न श्रेणी के साधकों के लिए तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो हवा भारी हो गई हो। क्या दुश्मन कमांडर हार गया? यह देखते हुए कि हत्या की मंशा बंद हो गई थी, दुश्मन पक्ष के नेक्रोमैंसरों में से एक ने पूछा बिना नहीं रह सका। नहीं, उनकी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। उनकी लड़ाई का विजेता किसी भी समय तय हो जाएगा।
दूसरे नकाबपोश नेक्रोमैंसर ने मरे हुए लोगों के एक नए समूह को बुलाते हुए उत्तर दिया। चूंकि उसने मरे हुए लोगों के जिस पिछले समूह को बुलाया था उसे ड्रैगनियन ने नष्ट कर दिया था। क्या महामहिम जीत गए? एडी ने पूछा। एडी यह नहीं बता सका कि क्या हो रहा था, क्योंकि वह युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ था। इस दौरान एडम अपनी पूरी चेतना खोने वाला था, लेकिन खाई में गिरने से ठीक पहले उसने अपने परिवार की तस्वीर देखी। उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो अपने परिवार की तस्वीर देखकर एडम के अंदर बुझने वाली मोमबत्ती फिर से जल उठी हो। यह मेरे लिए लेटने का समय नहीं है। एडम ने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की। मैंने अपने बेहतरीन दिनों में इससे भी बुरी चोटें झेली हैं। यह तो कुछ भी नहीं है। एक बार दांत पीसते हुए उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की। 1 इंच भी हिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अगर मैं अभी अपनी आंखें नहीं खोलूंगा तो हम हार जाएंगे। मुझे खड़ा होना होगा। एडम ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था। उसे लगा कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसका शरीर उसकी पुकार पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। मुझे अपने परिवार की परवाह नहीं है, भले ही मुझे अपनी उम्र का इस्तेमाल करना पड़े। हटो, लानत है। अंदर एडम गुस्से और हताशा में चिल्लाया। लॉसन एडम के पास आ रहा था। एडम को एक छोटे से गड्ढे में पड़ा हुआ देखकर उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी आंखें बंद थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन जब उसने एडम को अपनी आंखें खोलते और उसे घूरते देखा तो उसका पूरा शरीर गहरे सदमे में जम गया। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। एडम एक लाश की तरह लग रहा था जो खून की नदी में नहाया हुआ था। बस अब मर जाओ, हताश स्वर में लॉसन ने अंतिम वार करने के लिए अपना विशाल हथौड़ा उठाया। उस पल एडम को लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। वह देख सकता था कि विशाल चांदी का हथौड़ा उसकी ओर आ रहा है। जब तक यह हमला उसके शरीर पर पड़ता है, तब तक इसमें कोई संदेह नहीं है कि इको डोमिनियन साम्राज्य का जंगली शेर दुश्मन कमांडर द्वारा मारा जाएगा। इससे पहले जब मैंने बरसर्क का इस्तेमाल किया था तो मैंने अपना ज्यादातर मैना खर्च कर दिया था। अब मेरे पास इतना मैना नहीं है कि मैं कोई शक्तिशाली कौशल इस्तेमाल कर सकूं। मैं हार गया हूं। इस बार दुश्मन उसे हराने के लिए बहुत तैयार था। एडम सिर्फ देख सकता था, लेकिन अपना शरीर नहीं हिला सकता था। उसकी प्रतिक्रिया इतनी तेज नहीं थी कि वह बच सके। जैसे ही हथौड़ा एडम पर वार करने वाला था, बैंगनी रंग के अवरोध ने हमला रोक दिया। यह देखकर लॉसन और एडम दोनों ही चौंक गए। एडम ने हैरान चेहरे के साथ लॉसन से कहा कि उसे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। बैंगनी रंग की बाधा पारदर्शी थी। बाधा ने लॉसन के हमले को रोक दिया। लॉसन को लगा जैसे वह लोहे की दीवार से टकरा गया हो। भले ही बाधा पतली और कमजोर दिखती हो, लेकिन यह बेहद मजबूत थी। इतनी मजबूत कि वह पीक 4th ऑनर्डर कल्टीवेटर के हमले को झेल सके। यह एडम ने देखा कि उसके बाएं हाथ की सगाई की अंगूठी किसी तरह की बैंगनी ऊर्जा छोड़ रही थी। एडम एक बार फिर यह देखकर चौंक गया। उसे कभी नहीं पता था कि इस सगाई की अंगूठी में इस तरह का काम होता है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो हमारी शादी के बाद सोफिया ने इस अंगूठी को कस्टमाइज करवाने के लिए ले लिया था। उसने लगभग 1 हफ्ते बाद अंगूठी वापस कर दी। अब एडम को आखिरकार समझ में आ गया कि कस्टमाइज करवाने के अलावा उसकी पत्नी ने उसकी अंगूठी को जीवन रक्षक कलाकृति में बदलने के लिए एक बड़ी रकम खर्च की थी,
जो एडम के जीवन को खतरे में डालने पर सक्रिय हो जाएगी। यह जानकर एडम को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसकी पत्नी के लिए उसका प्यार बढ़ रहा है। जब यह सब हो रहा था तभी लॉसन के पीछे कोई व्यक्ति चुपके से आ गया। लॉसन को उसकी मौजूदगी का पता भी नहीं चला, लेकिन एडम ने उस व्यक्ति को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अचानक लॉसन ने पाया कि उसका पूरा शरीर धातु के तारों से बंधा हुआ है। यह कब हुआ? उसने खुद से उलझन में पूछा। लॉसन को यथार्थ की मौजूदगी का एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यथार्थ को देखकर लॉसन ने नाराजगी से भौहें सिकोड़ ली। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाला था। यथार्थ ने उस अलिखित और अलिखित नियम को तोड़ दिया था। एडम ने अपने हाथों से अपने शरीर को हथौड़े से दूर खींच लिया, जिसे बैंगनी रंग की बाधा ने रोक रखा था। कौन जानता है कि यह बैंगनी रंग की बाधा कब तक टिकेगी? हस्तक्षेप करने के लिए मेरी माफी। चूंकि पहले भी आपके किसी अधीनस्थ ने हस्तक्षेप करके आपकी जान बचाई थी, इसलिए हम मामले को बराबर कह सकते हैं। लॉसन के जवाब का इंतजार किए बिना यथार्थ एडम के पास चला गया। इस बीच लॉसन गहराई से सोच रहा था, दुश्मन के पास यथार्थ जैसा हत्यारा कब से आ गया? युद्ध की शुरुआत के बाद से लॉसन ने युद्ध के मैदान में यथार्थ को कहीं भी महसूस या देखा नहीं। महाराज, यह लेडी अवनी ने आपके लिए भेजा है। देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चुपके से यथार्थ को पसीना आ रहा था। वह शुरू से ही एडम और लॉसन के बीच की लड़ाई को देख रहा था। अगर बैंगनी रंग की बाधा न होती तो यथार्थ एडम को बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाता। अंदर ही अंदर वह उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा कर रहा था जिसने यह बैंगनी रंग की बाधा बनाई थी। यह क्या है? एडम टेस्ट ट्यूब को देख रहा था, जो एक अजीब चमकदार नारंगी तरल से भरी हुई थी। यह एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ है जिसका आविष्कार लेडी अवनी ने हाल ही में किया है। इसे फ्लास्क ऑफ स्पीड कहा जाता है। इसे पीने के बाद आपकी चपलता 3 मिनट तक बढ़ जाएगी। प्रकृति की देवी की मदद से अवनी ने फ्लास्क ऑफ स्पीड को 4 स्टार तक अपग्रेड करने में कामयाबी हासिल की है। यह कहते हुए यथार्थ ने एडम को 5 स्टार हीलिंग पिल दी। बिना कुछ कहे एडम ने पहले पिल खा ली और फिर नारंगी रंग का स्पार्कलिंग लिक्विड पी लिया जो उसकी बेटी ने उसके लिए बनाया था। लॉसन, तुम सही कह रहे हो कि मैं बदल गया हूं। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। परिवार कभी भी कमजोरी नहीं होता। मैं अपनी पत्नी की वजह से अभी भी जिंदा हूं और मैं अपनी बेटी की मदद से तुम्हें हरा दूंगा। तुम्हारे विपरीत मैं अकेला नहीं हूं। उस पल लॉसन को वाकई अकेलेपन का एहसास हुआ। एडम के विपरीत लॉसन ने कभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था। एडम को यथार्थ की बातों पर संदेह नहीं था। आखिरकार यथार्थ इस्तारिन साम्राज्य के 7 जनरलों में से एक था। भले ही यह उनकी पहली मुलाकात थी, एडम यथार्थ से कई बार मिल चुका था जब वह इस्तारिन साम्राज्य में वासु से मिलने गया था। इस दौरान एडम को 5 स्टार उपचार की गोली लेते देख लॉसन निराशा और क्रोध में अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अरे, मैं एडम को मारने के बहुत करीब था। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग एडम का पक्ष ले रहा है और चाहता है कि वह जीवित रहे। अभी लॉसन बहुत गुस्से में था। ये धातु के तार बहुत मजबूत थे। भले ही लॉसन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह मुक्त नहीं हो सका। वह यह भी जानता था कि यथार्थ कुछ तारों को खींचकर उसके पूरे शरीर को टुकड़ों में काट सकता है। ईगल्स नोव
फ्लास्क ऑफ स्पीड पीने के तुरंत बाद एडम को लगा कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। दिमाग, जिसने उसके मस्तिष्क को लगभग बंद कर दिया था, धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसी समय एडम के चारों ओर बैंगनी रंग की बाधा अंततः फीकी पड़ने लगी, क्योंकि उसमें काम करने के लिए ऊर्जा खत्म हो गई थी। यथार्थ लॉसन की ओर मुड़ा। उसने कुछ तार खींचे और लॉसन को छोड़ दिया। मैं अब और हस्तक्षेप नहीं करूंगा, कृपया अपना समय लें। यह कहते हुए यथार्थ अंधेरे में गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद एडम और लॉसन से 300 मीटर दूर यथार्थ दिखाई दिया। बिना कोई आवाज किए, भूत की तरह उसने दुश्मन सैनिकों को मारना फिर से शुरू कर दिया। लड़ाई शुरू होने के बाद से ही यथार्थ चुपचाप दुश्मन सैनिकों को मार रहा है। अब तक कोई भी उसे देखने में कामयाब नहीं हुआ था। सैनिकों के समुद्र में यथार्थ एक भूत था जो बिना कोई लहर पैदा किए चुपचाप हत्या कर रहा था। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। एडम खड़ा हुआ और फिर उसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड पकड़ ली। हाँ, यही एकमात्र मौका था जब लॉसन अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन से सहमत हुआ। एडम को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसके हाथ में चांदी का हथौड़ा आकार बदलने लगा। हथौड़ा कुल्हाड़ी का आकार लेने लगा। यह वही कुल्हाड़ी थी जिसका लॉसन पहले इस्तेमाल कर रहा था। लॉसन के हथियार में यह क्षमता थी कि वह जब चाहे हथौड़ा और कुल्हाड़ी में बदल सकता था। अपने दोनों हाथों से चांदी की कुल्हाड़ी को पकड़ते हुए जैसे ही उसकी बांह की मांसपेशियां उभरीं और उसकी नसें फैलीं, लॉसन ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए एडम पर अपनी कुल्हाड़ी चलाई। एडम को पता था कि वह इस हमले को रोक नहीं सकता। अपनी बढ़ी हुई गति का उपयोग करते हुए वह चुपचाप दाईं ओर कूद गया। जैसे ही कुल्हाड़ी एडम के बजाय जमीन पर गिरी, इसने सभी दिशाओं में शॉक वेव भेजी। जिस जगह पर यह गिरी वहां एक बहुत बड़ी दरार बन गई। यह दरार इतनी बड़ी थी कि कुछ सैनिक जो दूर से लड़ रहे थे उस दरार में गिर गए। इस बीच एडम ऐसे घूम रहा था जैसे वह लगातार टेलीपोर्ट हो रहा हो। एक पल वह लॉसन के दाईं ओर दिखाई दिया। जब लॉसन ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एडम फिर से गायब हो गया। वह लॉसन के बाईं ओर दिखाई दिया। इस तरह एडम लॉसन के आसपास दिखाई देता रहा, उसे भ्रमित और निराश छोड़ता रहा। अगर तुम सच्चे योद्धा हो तो मुझसे सीधे लड़ो, ऐसी घटिया हरकतें करना बंद करो। लॉसन हताशा में दहाड़ा। मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुमने सैलामेंडर को कब बुलाया था। जीत तो जीत ही होती है। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे जैसा योद्धा नहीं हूं, लेकिन अंत में मैं जीतने जा रहा हूं। अगले ही पल लॉसन के चेहरे पर एक मुक्का पड़ा। टकराना। उसकी नाक से खून निकलने लगा। अगले ही पल एक और मुक्का उसकी ठोड़ी पर लगा। अगले ही पल एक और मुक्का उसके गले पर लगा। एडम ने लॉसन पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। दुश्मन कमांडर एडम को रोक नहीं सका। बार बार घूंसे खाने के बाद चांदी की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और यह अंत है। एडम लॉसन के सामने प्रकट हुआ। टकराना। खांसी। लॉसन ने बहुत ज्यादा खून खांसकर बाहर निकाला। जब उसने अपनी छाती की तरफ देखा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। ग्रेट स्वॉर्ड ने लॉसन की छाती में एक बड़ा छेद कर दिया। उसका दिल और दूसरे अंग गायब थे। छेद एक इंसान के सिर जितना बड़ा था। फिर उसने एडम की तरफ देखा। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। मैं जीत गया,
लॉसन के होश खोने से ठीक पहले उसने एक छवि देखी। यह एडम था, जो लोगों से घिरा हुआ खड़ा था। वहां उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका दामाद, उसका दाहिना आदमी और कई अन्य लोग थे। एडम के विपरीत लॉसन ने खुद को देखा। वह अंधेरे में खड़ा था। वह पूरी तरह से अकेला था। किसी को भी उसके अस्तित्व की परवाह नहीं थी। मैं समझ गया। लॉसन का शरीर जमीन पर गिर गया। इस दौरान जब युद्ध शुरू हुआ तो वासु को दुश्मन पक्ष की एक और शक्तिशाली महिला का सामना करना पड़ा। वह एक शीर्ष 5वें क्रम की साधक थी। उसने वासु को व्यस्त रखा, जिसके परिणाम स्वरूप वह एडम या किसी और की मदद नहीं कर सका। इस दौरान जब युद्ध शुरू हुआ तो वासु को दुश्मन पक्ष की एक और शक्तिशाली महिला का सामना करना पड़ा। वह एक शीर्ष 5वें क्रम की साधक थी। उसने वासु को व्यस्त रखा, जिसके परिणाम स्वरूप वह एडम या किसी और की मदद नहीं कर सका। तुम कौन हो? वासु ने उत्सुकता से पूछा। वासु दूसरों के साथ युद्ध में शामिल हो जाता, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उसे रोक दिया। उसके लिए भी यही कहा जा सकता है। वासु का अस्तित्व कुछ ऐसा था जिसकी न तो उसने, न ही कमांडर ने और न ही मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के किसी व्यक्ति ने उम्मीद की थी। मिस्टिक स्प्रिंग सम्राट ने उसे युद्ध के मैदान में भेजा। सम्राट चाहता था कि वह अपनी चरम 5वीं क्रम शक्ति का उपयोग करके दुश्मन को कुचल दे और उनकी ओर से बहुत कम हताहतों के साथ युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कर दे। उसे यहां भेजे जाने का एक और कारण यह था कि सम्राट को लॉसन पर भरोसा नहीं था। हालांकि लॉसन तकनीकी रूप से कमांडर है, लेकिन उसे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि सेना में उसकी रैंकिंग लॉसन से अधिक थी। सम्राट को डर था कि लॉसन को केवल एडम से लड़ने की परवाह होगी और अगर वे युद्ध जीतते हैं तो उसे कोई परवाह नहीं होगी। और जैसा कि सम्राट को डर था, एडम को देखने के बाद लॉसन ने कमांडर के रूप में अपनी भूमिका की परवाह करना बंद कर दिया। इसलिए सम्राट ने उस पर भरोसा किया कि वह अपनी चरम 5वीं क्रम शक्ति से अकेले दुश्मन का सफाया कर देगी। लेकिन वासु का प्रकट होना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसकी उपस्थिति ने उनकी योजना को बिगाड़ दिया था। उसे युद्ध के मैदान में भेजने से पहले मिस्टिक स्प्रिंग सम्राट ने उसे वासु के बारे में चेतावनी दी थी। लुक्का और ओरेकल एलायंस के अन्य सदस्य वासु के बारे में चिंतित थे। वासु के इतिहास को देखते हुए कोई भी उसे रोकने या उसे हराने में कामयाब नहीं हुआ है, और उसने गॉब्लिन आक्रमण के दौरान जो किया उसने सभी के मन में गहरी छाप छोड़ी। इसके अलावा वे नहीं जानते थे कि वासु कहां प्रकट होने वाला था। इसने उन्हें बहुत चिंतित कर दिया। यह कोई रहस्य नहीं था कि पीक 3रे ऑर्डर कल्टीवेटर होने के बावजूद वासु किसी तरह बाधाओं को टालने और शक्तिशाली पीक 5वें ऑर्डर कल्टीवेटर को मारने में सक्षम था। नाम विक्टोरिया बैक्स्टर है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, स्टारिन सम्राट। विक्टोरिया बैक्स्टर नाम की महिला 6 फीट लंबी थी। उसकी त्वचा सांवली थी और बाल काले थे, जिन्हें उसने पोनीटेल में बांधा था। एक मानव महिला होने के बावजूद उसका शरीर वास्तव में मांसल था, जो इस दुनिया में बहुत दुर्लभ था। वास्तव में यह पहली बार था जब वासु ने किसी महिला को इतना मांसल देखा था। उन मांसपेशियों ने उसकी स्त्री सौंदर्य या किसी भी चीज को कम नहीं किया, बल्कि वे मांसपेशियां अच्छी तरह से संतुलित थीं और उसे सेक्सी बनाती थीं। विक्टोरिया की आंखें गहरे भूरे रंग की थीं। उसने जो ड्रेस पहनी थी
उससे उसकी त्वचा का अधिकांश हिस्सा दिखाई दे रहा था और उसके कर्व्स उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। उसके बड़े स्तन और गोल नितंब हैं। उसकी बड़ी छाती पर पट्टियां बंधी हुई थीं। उसका पेट खुला हुआ था और उसने काले रंग की टाइट फिटिंग चमड़े की पैंट पहनी हुई थी। उसने अपनी कलाइयों पर 2 सुनहरे कंगन पहने हुए थे और अपनी हथेलियों को काले दस्ताने से ढका हुआ था। उसके आकर्षक शरीर को देखकर वासु को संदेह हुआ कि क्या वह वास्तव में इंसान है। वह न केवल एक जानवर महिला की तरह लंबी थी, बल्कि वह बहुत सेक्सी और आकर्षक भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आधी सक्कुबस और आधी जानवर महिला थी। विक्टोरिया की उम्र लगभग 25 साल लग रही थी, लेकिन वासु को लगा कि वह उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा थी। तो वह विक्टोरिया है। वासु को विक्टोरिया के बारे में कुछ बातें पता चल गई थीं। चूंकि वासु को पता था कि युद्ध शुरू होने वाला है, इसलिए उसने यथार्थ को आदेश दिया कि वह दुश्मन सेना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए शैडो गार्डियन दस्ते को भेजे। परिणाम से वासु निराश नहीं हुआ। अब उसे 5वीं श्रेणी के सभी साधकों के बारे में सामान्य जानकारी मिल गई थी। इसमें विक्टोरिया भी शामिल थी। अगर मुझे सही से याद है तो विक्टोरिया का पालन पोषण मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य द्वारा किया गया था। वह कई अन्य अनाथ बच्चों के साथ मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य की सेना द्वारा भर्ती की गई थी। मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य की सेना के पास एक विशेष दस्ता था जो युवा अनाथ प्रतिभाओं को भर्ती करता था और उन्हें छोटी उम्र से ही पोषित करता था। विक्टोरिया उन अनाथों में से एक थी जो बड़ी होकर मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक बन गई। विक्टोरिया बैक्स्टर अपनी राक्षसी ताकत के लिए जानी जाती है। एक इंसान होने के बावजूद उसकी ताकत ड्रैगन्स से भी कहीं ज्यादा है। सूत्रों के अनुसार मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर में कोई भी दूसरा पीक 5वें क्रम का कल्टीवेटर विक्टोरिया की ताकत से मेल नहीं खा सकता। वह अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर निर्भर करती है। उसे फीमेल हल्क कहना गलत नहीं होगा। जब तक मैं उसकी सीमा से बाहर रहूंगा, उसे हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। सौभाग्य से वासु के पास कई कौशल थे, जिससे उसकी चपलता और ताकत दोनों बढ़ गई। मुझे तो तुम्हें यहां देखने की उम्मीद ही नहीं थी। वासु उसके शब्दों के पीछे छिपे गुस्से और हताशा को महसूस कर सकता था। मैं क्या कह सकता हूं? मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूं। मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है। विक्टोरिया ने वासु की तरफ देखा। उसकी नजर एक और शक्तिशाली व्यक्ति पर पड़ी जो सम्राट डेक्स्टन के बगल में खड़ा था। वह इकोडोमिनियन सम्राट है। अगर मैं उसे पकड़ने या स्टारिन सम्राट के साथ उसे मारने में कामयाब हो जाती हूं, तो हम तुरंत यह युद्ध जीत जाएंगे और मुझे महामहिम द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन विक्टोरिया ने वासु की ओर देखा। उसने उसके सुंदर चेहरे की सराहना करने में एक पल लगाया। हालांकि वासु सुपर हैंडसम या परफेक्ट पुरुष होने से बहुत दूर था, विक्टोरिया ने खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया। विक्टोरिया एक ऐसी महिला है जो मजबूत लोगों से प्यार करती है। उसे मारना बेकार होगा। जब तक वह आत्मसमर्पण करता है, मैं उसे ले जाऊंगी। हालांकि विक्टोरिया को बचपन से ही मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर ने गोद लिया और पाला है, लेकिन वह मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर से इतना प्यार नहीं करती थी कि वह एम्पायर के लिए अपने सपने का त्याग कर दे। और उसका सपना एक सुंदर युवा
और मजबूत पति पाना था। वासु पूरी तरह से इस मानदंड पर खरा उतरता है। ईगल्स नोव। हालांकि विक्टोरिया को यकीन नहीं था। उसने सुना था कि उग्रसेन सम्राट बहुत छोटा था। वह अभी 20 साल का भी नहीं था। शीर्ष 3 क्रम साधक होने के बावजूद वह शीर्ष 5 क्रम साधकों को मारने में पूरी तरह सक्षम था। विक्टोरिया केवल कल्पना कर सकती है कि शीर्ष 5 क्रम पर पहुंचने के बाद वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। देखते हैं कि वह उतना मजबूत है या नहीं जितना कि अफवाहें कह रही हैं। विक्टोरिया ने वासु की परीक्षा लेने का फैसला किया। विक्टोरिया ने मन ही मन एक योजना बना रखी थी। अगर सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हुआ तो युद्ध खत्म हो जाएगा, उसे पति मिल जाएगा और सभी संतुष्ट हो जाएंगे। वासु और विक्टोरिया एक दूसरे को कुछ क्षण तक देखते रहे, फिर दोनों गायब हो गए, मानो दोनों टेलीपोर्ट हो गए हों। दोनों की मुलाकात युद्ध के मैदान के ऊपर हुई। जैसे ही वासु उसकी रेंज में आया, उसने उसे मुक्का मारना शुरू कर दिया, लेकिन वह उसके मुक्कों से बचने में कामयाब रहा। चंद सेकंड में वासु ने करीब 19 मुक्के चकमा दिए। धमाका, धमाका, धमाका। ऐसा लगता है कि उसके हर घूंसे में बहुत विनाशकारी शक्ति है। उसके घूंसे से बहुत तेज शॉक वेव उत्पन्न होती है। 20वें घूंसे पर वासु उसके दाईं ओर बढ़ा और उसके दाहिने हाथ की कलाई पकड़ ली। वासु ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पेट पर घूंसा मारा। धमाका! मुक्का इतना शक्तिशाली था कि वह कई मीटर पीछे चली गई। विक्टोरिया ने उस जगह को छुआ जहां वासु ने मुक्का मारा था और फिर उत्साहित मुस्कान के साथ वासु की ओर देखा। तुम बहुत बढ़िया हो। उसके शब्दों ने वासु को अवाक कर दिया। वह यह नहीं बता सका कि उसके मुक्के ने उसे चोट पहुंचाई है या नहीं। वह अब बहुत ज्यादा ऊर्जावान और उत्साहित लग रही थी। इससे वासु को लगा कि उसके हमले ने उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। वासु के मुक्का से उसे थोड़ा दर्द तो हुआ ही, साथ ही इस दर्द ने उसे उत्साहित भी किया, क्योंकि उसे पता चला कि उसके भावी पति में कितनी संभावनाएं हैं। एक बार फिर वासु विक्टोरिया के पागलपन भरे जोरदार मुक्कों से बच रहा था। शीर्ष 5वीं श्रेणी की महिला ऐसी लग रही थी जैसे वह पागल हो गई हो। वासु पर मुक्का मारने की कोशिश करते समय उसका चेहरा पागलों जैसा था। उसकी हरकतें तेज हो गई थीं। नतीजतन वासु को भी उसके मुक्कों से बचने के लिए थोड़ी तेजी से प्रतिक्रिया करनी पड़ी। वासु को पीछे धकेला जा रहा था। वह अभिभूत था। उसके मुक्के बहुत तेज और बहुत शक्तिशाली थे। उसने वासु को वापस हमला करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। तो फिर कुछ और करके देखते हैं। विक्टोरिया आगे बढ़ी और उसने वासु को अपनी दाहिनी मुट्ठी से मुक्का मारने की कोशिश की। जैसे ही वह दाहिनी ओर बढ़ा और उसके मुक्के से बच निकला, आसमान से कुछ गिरा और उसे लगा टकराना। एक लाल रंग की बिजली विक्टोरिया के शरीर पर गिरी और वह उड़ गई। विक्टोरिया की पीठ जमीन से टकराई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। लेकिन अगले सेकंड के बीतने से पहले ही वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी भी तरह से घायल हुई है या हमले से उसे कोई नुकसान पहुंचा है। उसके शरीर से थोड़ा धुआं निकलने के अलावा वह पूरी तरह से ठीक दिख रही थी। उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। मेरे बिजली के हमले इतने कमजोर कब से हो गए? उसे पूरी तरह ठीक देखकर वासु को संदेह हुआ कि कहीं उसका बिजली का हमला कमजोर तो नहीं हो गया। चलो कई बिजली के बोल्ट आजमाते हैं। विक्टोरिया वासु की ओर आसमान में जाने वाली थी। जैसे ही उसके पैर जमीन से उठे, बिजली के बोल्ट उस पर बरसने लगे।
एक के बाद एक लाल बिजली के बोल्ट लगातार उसके शरीर पर गिरते रहे। टकराना, टकराना, टकराना। पिछले हमले के प्रभाव से बना बड़ा गड्ढा अब एक बड़े गड्ढे में बदल गया था। आसपास का जंगल और पहाड़ नष्ट हो गया था। विक्टोरिया गड्ढे के बीच में पड़ी थी। जब धुआं छूट गया तो वासु को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। चोटों के बजाय उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। विक्टोरिया ने खड़े होने की कोशिश करने से पहले वासु की ओर मुस्कुराहट के साथ देखा, लेकिन इस बार उसे खड़े होने के लिए कुछ सेकंड संघर्ष करना पड़ा। इससे वासु को राहत मिली कि उसके हमले कुछ हद तक काम कर गए थे। इतने सारे बिजली के बोल्टों से टकराने के बावजूद विक्टोरिया पूरी तरह से सुरक्षित और घायल रही। विशाल गड्ढे से बाहर उड़ते समय वह वासु को घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट ने वासु को डरा दिया। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो चलो कुछ और करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वासु शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन वह किसी से भी बेहतर जानता था कि वर्तमान में वह अपने शिखर से बहुत दूर है। कुछ समय पहले ही उसने 10,000 सैनिकों को ड्रैगनियन में बदल दिया था। इस प्रक्रिया ने उसके शरीर और दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। इस प्रक्रिया में वासु को अपना बहुत सारा खून खर्च करना पड़ा। नतीजतन वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं था। विक्टोरिया वासु पर हमला करने ही वाली थी कि उसने और दूसरों ने आसमान में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होते हुए देखीं। डैक्स्टन और उसके रक्षक ने गहरे डर से आसमान की ओर देखा। एडम, एडी, यथार्थ, ड्रैगनियन और सैनिक सभी ने लड़ाई बंद कर दी और आसमान की ओर देखने लगे। यथार्थ को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वह थोड़ा उत्साहित था, लेकिन दूसरों ने उसकी उत्तेजना को साझा नहीं किया। इसके बजाय बादलों में अलग अलग रंगों की लगभग गिनती की बिजली की चमक देखकर अन्य लोग घबरा गए। कुछ सैनिकों में खड़े रहने की ताकत खत्म हो गई। कुछ लोगों को लगा कि यह अंत है। कुछ लोगों ने लड़ना बंद कर दिया। कुछ लोग हताश दिख रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने हार मान ली हो। कुछ लोग तो बस शून्य भाव से आकाश की ओर देखते रहे और पीड़ा से हंसने लगे। यह क्या है? विक्टोरिया ने आसमान की ओर देखते हुए खुद से पूछा। अभी विक्टोरिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया है। इतने बड़े हमले के सामने वह बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं जुटा पा रही थी। उसे यकीन नहीं था कि वह इतने शक्तिशाली हमले से बच पाएगी या नहीं। वासु के विपरीत, जिसके पास सूचना एकत्र करने की प्रणाली थी, जो ध्रुव आइल महाद्वीप के हर राज्य, साम्राज्य और राजवंशों तक फैली हुई थी, विक्टोरिया और मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के पास ऐसा कोई सूचना एकत्र करने वाला नेटवर्क नहीं था। नतीजतन न तो वह और न ही मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर वासु की क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ पता लगाने में सक्षम थे। इस समय आसमान अलग अलग रंगों के मिश्रण में चमक रहा था। काले बादलों के बीच से 7 अलग अलग रंगों की बिजली चमक रही थी। आसमान की ओर देखते हुए डेक्सटन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे यकीन था कि उसके साम्राज्य में कोई भी इतना ताकतवर नहीं होगा कि इस हमले को रोक सके। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हमले को रोक सकते हो? डेक्स्टन ने निराश स्वर में पूछा। डेक्स्टन के साथ आए 5वें क्रम के नौसिखिए साधक ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। एस्टन ने अपने जीवन में पहले कभी इतना बेकार महसूस नहीं किया था। इतने शक्तिशाली हमले के सामने वह खुद को चींटी की तरह महसूस कर रहा था। महाराज,
मुझे नहीं लगता कि 100 से ज्यादा नौसिखिए 5वें क्रम के साधक भी इस हमले से बच सकते हैं। यह देखकर डेक्स्टन को एहसास हुआ कि वासु कितना शक्तिशाली हो गया है। यह सोचना अविश्वसनीय है कि कुछ महीने पहले वासु ने चोटी के 4 क्रम के साधकों को हराने के लिए संघर्ष किया था। अब वह चोटी के 5 क्रम के साधकों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो गया था। क्या यह एक दिव्य ड्रैगन के पास मौजूद पागल दैवीय प्रतिभा है? डेक्स्टन ने खुद से पूछा। कुछ ही सेकंड में सभी बिजली के बोल्ट एक साथ मिल गए। अगले ही सेकंड में हर कोई, चाहे वह वासु हो या एस्टन या डेक्स्टन या एडम, रोशनी की एक तेज चमक से अंधा हो गया। बूम! अगले ही पल एक तेज गड़गड़ाहट वाली धरती हिलने की आवाज सभी के कानों तक पहुंची। धरती कांपने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, आसपास मौजूद जादुई जानवर भागने लगे। वासु को पूरी उम्मीद थी कि यह हमला विक्टोरिया के खिलाफ काम करेगा, अन्यथा उसके लिए उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हफ हफ, इससे उसे गंभीर चोट लग सकती थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसका चेहरा थोड़ा पीला और थका हुआ लग रहा था। ऐसा 1000 से अधिक मन के नुकसान की वजह से था। क्रोधित बिजली मंत्र, 3रा क्रम। विवरण: एक और विशेष कौशल जो स्टॉर्म मार्शल क्लास होने के कारण सीखा गया था। यह एक ऐसा विशेष कौशल है जिसने एक बार शक्तिशाली देवी देवताओं को भी नुकसान पहुंचाया था। इस कौशल को खो दिया गया था। वर्तमान में मेजबान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास यह कौशल है। फंक्शन 1, 1000 प्लस मैना का उपभोग करके उपयोगकर्ता अराजक बिजली के एक शक्तिशाली बोल्ट को बुला सकता है। अराजक बिजली नियमित बिजली की तुलना में 2 गुनी शक्तिशाली होती है। नोट: इसका उपयोग हर 4 घंटे में एक बार किया जा सकता है। जैसे जैसे धूल और कंकड़ का मशरूम जैसा बादल साफ होने लगा, वासु ने आखिरकार विक्टोरिया को एक गड्ढे के बीच में पड़ा हुआ देखा, जो पिछले गड्ढे से 10 गुना बड़ा था। हमला इतना जोरदार था कि जंगल और पहाड़ का एक छोटा हिस्सा नक्शे से गायब हो गया और उसकी जगह एक गड्ढा बन गया, जो बाद में झील बन गया। क्रेटर के बीच में लेटी विक्टोरिया के लिए खड़े होना बहुत मुश्किल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उग्रसेन सम्राट इतनी शक्तिशाली चीज का इस्तेमाल करेगा। हमले में उसकी काली चमड़े की पैंट के कुछ हिस्से फट गए थे। उसकी छाती के चारों ओर बंधी पट्टियां फट गई थीं। पट्टियों के नीचे उसने कुछ बहुत ही बोल्ड और सेक्सी पहना हुआ था। वासु ने नहीं सोचा था कि वह इतनी बोल्ड होगी। पट्टियों के नीचे उसने एक सेक्सी काली ब्रा पहनी हुई थी। काली ब्रा कोई साधारण ब्रा नहीं थी, यह पारदर्शी कपड़े से बनी थी। सौभाग्य से काली ब्रा ने कम से कम उसके छोटे छोटे पहाड़ों को तो ढक रखा था, नहीं तो यह वासु के लिए बहुत ज्यादा विचलित करने वाली होती। काली ब्रा उसके विशाल स्तनों को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही है। उसके हाथ और पैर हल्के से जल गए थे। कुछ मामूली जलन के अलावा विक्टोरिया बिल्कुल ठीक दिख रही थी। यह देखकर वासु को झटका लगा, लेकिन उसने तुरंत कुछ नोटिस किया। उसके शरीर पर लगे काले घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय पलट रहा हो और उसकी त्वचा पहले जैसी हो गई हो। साथ ही उसकी कलाइयों में पहने सोने के कंगन सुनहरे रंग में चमक रहे थे। इससे पहले कि वासु किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता, उसकी आंखों के सामने विक्टोरिया गड्ढे से उठी और उसकी दिशा में बढ़ने लगी। यह देखकर उसने अपने भंडारण रिंग से एडमांटाइट डूमब्लेड निकाला और विक्टोरिया पर हमला कर दिया। यहां काम खत्म करने के बाद मुझे हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए अन्य युद्ध क्षेत्रों की ओर जाना होगा।
मैं इन्फर्नो ओवरड्राइव का उपयोग किए बिना इस लड़ाई को खत्म करना चाहता हूं। वासु ने इन्फर्नो ओवरड्राइव का उपयोग केवल तभी करने की योजना बनाई जब वह खुद को एक गंभीर स्थिति में पाता जहां उसके पास इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ड्रैगन मोनार्क्स डोमेन कौशल के लिए भी यही कहा जा सकता है। वह कौशल बहुत शक्तिशाली था और उस कौशल का उपयोग करने के बाद वासु कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएगा, जो वर्तमान स्थिति में वास्तव में बुरा होगा। ऐसा नहीं है कि वासु को अपने सैनिकों और अपने सेनापतियों पर युद्ध जीतने के लिए भरोसा नहीं था, बल्कि यह इसके विपरीत था। उसे युद्ध जीतने के लिए अपने सेनापतियों पर पूरा भरोसा था। वासु को चिंता थी कि ओरेकल अलायंस पीक 5वें क्रम के साधक भेज सकता है। हालांकि उनके पास भी 5वें क्रम के साधक थे, लेकिन दुश्मन के पास कुछ पीक 5वें क्रम के सेनापति थे जो हास्यास्पद रूप से मजबूत थे। अब समय आ गया है कि मैं अपनी जादू की शक्ति को परखूं। इस बार वासु पीछे नहीं हटा। शुरू में तो उसने बार बार उसके हमलों को चकमा दिया। अब जब उसे उसकी शक्तियों का अंदाजा हो गया था, तो वह अपनी तलवार का इस्तेमाल करने जा रहा था। जैसे ही विक्टोरिया वासु को मुक्का मारने वाली थी, वह बीच में ही रुक गई क्योंकि उसका पूरा शरीर डर से जम गया था। उसे पसीना आने लगा। उसके आसपास की दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। वासु को देखते हुए उसे लगा जैसे वह लाल रंग की खाई को देख रही हो। उसके आसपास की हर चीज लाल हो गई थी। हर जगह खून बह रहा था। वासु उसके सामने खड़ा था। उसे लगा कि उसकी लाल आंखें उसकी आत्मा को देख सकती हैं। उसे लगा कि उन दिव्य आंखों से कोई रहस्य नहीं छिपाया जा सकता। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी महान व्यक्ति के सामने छींटी हो। वह खुद को हीन महसूस कर रही थी। इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद उसे लग रहा था कि वह कभी भी उसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगी। उनके बीच का अंतर साफ था। क्या हो रहा है? विक्टोरिया ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वासु के पीछे उसने अनगिनत लाशें पड़ी देखीं। कई जातियों की लाशें थीं। वहां भूत थे, ड्रैगन थे, वाइवर्न थे, जानवर थे, मनुष्य थे, कल्पित बौने थे और सभी प्रकार की जातियां थीं। किसी कारण से विक्टोरिया को इस दुनिया में सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें झपकाईं, तो उसने पाया कि सब कुछ सामान्य हो गया है। वह वासु के सामने खड़ी थी। उसकी नजरें उसके हाथ में मौजूद काली तलवार पर टिकी हुई थीं। उसे संदेह था कि जो कुछ उसने देखा वह इसी तलवार के कारण था। अगले ही पल विक्टोरिया ने देखा कि एक मुक्का उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने हमले का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने उसके पेट पर मुक्का मारा। इस बार विक्टोरिया को लगा कि उसके मुक्के की ताकत बढ़ गई है। मुक्के की वजह से उसे मुंह से खून की एक बूंद बाहर निकलनी पड़ी। टकराना! विक्टोरिया को पीछे धकेल दिया गया। अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए वह गहरे सदमे में वासु की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। उसकी ताकत अचानक कैसे बढ़ गई? उसने सावधानी से वासु को देखते हुए खुद से पूछा। यह देखकर कि वह उसे गंभीरता से लेने लगी है, वासु मुस्कुराया। विक्टोरिया को अपनी ओर आते देख वासु ने अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दी। इससे एडामांटाइट डूमब्लेड का एक फंक्शन सक्रिय हो गया। एडामांटाइट डूमब्लेड का फंक्शन 5 ब्लड लस्ट सक्रिय हो गया है। फंक्शन 5 रक्त पिपासा। एडामांटाइट डूमब्लेड आपकी हत्या के इरादे से प्रतिक्रिया करता है। जब ब्लड लस्ट सक्रिय होता है
तो आपकी शारीरिक शक्ति 400 प्लस बढ़ जाएगी। वासु के मुक्का खाने के बाद विक्टोरिया का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन जैसे ही सुनहरे कंगन फिर से चमकने लगे, उसका पीलापन तुरंत गायब हो गया। 1 सेकंड बाद वह पूरी तरह से ठीक लग रही थी। वे कंगन साधारण नहीं है। वासु ने अनुमान लगाया कि उसने जो सुनहरे कंगन पहने थे वे किसी प्रकार की शक्तिशाली कलाकृति होगी जो किसी भी चोट को बहुत तेज गति से ठीक करने की क्षमता रखती है, या कुछ ऐसा ही। हालांकि वासु ने छाया रक्षक को दुश्मन के सभी 5वें क्रम के साधकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा था, लेकिन छाया रक्षक के लिए दुश्मन के बारे में हर एक चीज का पता लगाना असंभव था। वासु को नहीं पता था कि उसके पास इतनी शक्तिशाली कलाकृति होगी। विक्टोरिया के ठीक होने के बाद उसने अपने मन को कई ऑर्ब्स में संघनित करना शुरू कर दिया। उसके सामने 7 गहरे बैंगनी रंग के फुटबॉल के आकार के ऑर्ब्स बन गए। जैसे जैसे वह उनमें अपना मन डालती गई, ऑर्ब्स चमकने लगे। एक निश्चित बिंदु के बाद ऑर्ब्स का आकार छोटा होने लगा। वासु को तुरंत एहसास हुआ कि वह क्या कर रही थी। वह मन के गोले को छोटा कर रही है। वासु बिना कुछ किए वहां खड़ा नहीं रहा। अगले ही पल वासु के सामने लाल रंग की लौ का एक बड़ा गोला बन गया। जैसे जैसे मन के गोले आकार में छोटे होते गए, लाल रंग की लौ का आकार बढ़ता गया। कुछ सेकंड बाद फुटबॉल के आकार के माने गोले सिकुड़कर गोलियों जितने छोटे हो गए थे, लेकिन हर 9 गहरे बैंगनी रंग की माने गोली बहुत चमक रही थी, जबकि फुटबॉल के आकार का लाल रंग का ज्वाला गोला अब एक छोटे सूरज में बदल गया था। लाल रंग का गोला 20 मीटर बड़ा था। संपीड़ित मन गोलियां, क्रिम्सन ज्वलंत ऑर्ब, दोनों हमले जारी किए गए। कंप्रेस मैना की गोलियां क्रिम्सन ऑर्ब से ज्यादा तेज चलीं। जल्द ही दोनों हमले एक दूसरे से टकराए और फिर एक बड़े विस्फोट में बदल गए। लेकिन विस्फोट से ठीक पहले वासु ने एडामंटाइट डूम ब्लेड का पहला कार्य प्रयोग में लाया। बड़ा करें। जैसे ही विस्फोट हुआ, वासु की काली तलवार फैलकर एक विशाल काली तलवार बन गई जो 25 मीटर से अधिक लंबी और 10 मीटर चौड़ी थी। वासु ने अपने शरीर को एडमेंटाइट डूम ब्लेड के पीछे छिपा लिया, ये जानते हुए कि उसकी तलवार बहुत मजबूत धातु से बनी थी और पीक 5वें क्रम की तलवार थी। तलवार विस्फोट के प्रभाव को झेलने और उसे किसी भी नुकसान से बचाने में सक्षम होनी चाहिए। बूम! दूसरी ओर विक्टोरिया ने कुछ नहीं किया। उसने खुशी खुशी विस्फोट को गले लगा लिया। जैसे ही विस्फोट हुआ, 1 सेकंड भी नहीं बीता कि वह पूरी तरह से उसमें समा गई। उसने मन अवरोध का उपयोग करके अपने शरीर की रक्षा करने की भी कोशिश नहीं की। एक बार फिर पूरा युद्ध क्षेत्र और न्यूमून वुडलैंड्स विस्फोट से हिल गया। विस्फोट की आवाज न्यूमून वुडलैंड से आगे निकलकर दोनों साम्राज्यों के कानों तक पहुंची। कुछ समय के लिए दोनों पक्षों को अस्थायी रूप से लड़ाई रोकनी पड़ी, क्योंकि वे गहरे सदमे में हवा में विशाल मशरूम बादल को उठते हुए देख रहे थे। अधिकांश सैनिकों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इससे उन्हें अपनी शक्तियों और एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक की शक्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर भी महसूस हुआ। अपनी दिशा में बढ़ती हुई ज्वाला की एक बड़ी लहर को देखकर एस्टन ने जल्दी से अपने शरीर और इको डोमिनियन सम्राट के शरीर को मैना की एक परत में ढक लिया। डैक्सटन ने अपनी आंखें भय से चौड़ी कर लीं, क्योंकि उसने ज्वाला की विशाल लहर को अपनी ओर आते देखा। उस पल
वह वासु की लड़ाई देखने के अपने फैसले पर पछता रहा था। वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। सौभाग्य से जब उसने खुद को आग की लपटों के समुद्र में घिरा पाया तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। भले ही वह क्रिम्सन लपटों के भयानक तापमान को महसूस कर सकता था, लेकिन उसके शरीर का 1 इंच भी हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। डैक्स्टन को जल्द ही एहसास हुआ कि मैना की एक परत ने उसकी त्वचा को ढक लिया था और यह सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। यह देखकर डैक्स्टन को अचानक अपने प्रधानमंत्री का आभार महसूस हुआ, जिन्होंने जबरदस्ती एश्टन को उसके साथ भेजा था। अगर एश्टन नहीं आता तो उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाती। इस बीच जब सब कुछ ठंडा हो गया, वासु ने एडमांटाइड डूमब्लेड को हिलाया और अपने आसपास की चीजों को देखा। इस बार इस भूमि को उनकी लड़ाई से जो नुकसान हुआ था वह एक नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया था। विस्फोट ने इस भूमि के भूभाग को हमेशा के लिए बदल दिया था। इसने अनगिनत आवासों को नष्ट कर दिया है। जादुई जानवर जो पहले अपने घोंसले और गुफाओं में छिपे हुए थे, बिना यह जाने कि उन्हें किसने मारा, मर गए। सभी पहाड़, पेड़, नदियां, झरने और घाटियां नष्ट हो गई थीं और अब उनकी जगह एक विशाल आकार का गड्ढा बन गया है। सौभाग्य से वासु और विक्टोरिया मुख्य युद्ध के मैदान से दूर लड़ रहे थे, अन्यथा इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस हमले ने दोनों पक्षों के सभी सैनिकों को लगभग मार दिया होता। यदि इस तरह का विस्फोट एज्योर शहर में होता है तो यह पूरी राजधानी का लगभग 60% से 70% हिस्सा नष्ट कर देगा। और एज्योर शहर स्थारिन साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर था। दूसरी ओर वासु के विपरीत खांसी 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 ईगल्स नोव विक्टोरिया हिंसक रूप से खून खांस रही थी। उसने विस्फोट की शक्ति को कम करके आंका। अपनी कलाकृतियों के साथ भी उसे सतर्क रहना चाहिए था और कभी भी विस्फोट का सामना नहीं करना चाहिए था। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उसके शरीर की लगभग 90% त्वचा बुरी तरह जल गई थी। अभी वह बहुत बदसूरत लग रही थी। उसकी पहले जैसी खूबसूरती का कोई निशान नहीं था। जो बचा था वह जली हुई त्वचा थी। उसका पूरा शरीर भयंकर दर्द से कराह रहा था। विक्टोरिया जमीन पर लेटकर चीखना चाहती थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। अगर वह पीक 5वें क्रम की साधक नहीं होती तो वह अभी मर जाती। यह बहुत ही बेवकूफी भरा कदम था। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी, लेकिन यह इसके लायक था। विक्टोरिया ने अपने दांत दिखाए जो अब खून से सने हुए थे, जबकि वह अपने कंगन को देख रही थी जो बहुत चमक रहे थे। लेकिन सिर्फ 1 मिनट में ही उसकी 50% चोटें ठीक हो गईं। दर्द भी आधा रह गया। जैसे ही विक्टोरिया ठीक हो रही थी, वासु अपने एडमांटाइड डूमब्लेड के साथ काले मशरूम के बादल से बाहर आया। विक्टोरिया के विपरीत जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, वासु पूरी तरह से ठीक दिख रहा था। विक्टोरिया को इस तरह घायल देखकर उसे लगा कि उसे अभी भी लोहा गर्म होने पर ही वार करना चाहिए। इससे पहले कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए, वह उसे नीचे गिराना चाहता था। वासु 1 सेकंड से भी कम समय में विक्टोरिया के सामने आ गया। उसी समय सुनहरे रंग में चमकता हुआ सुनहरा कंगन गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। लेकिन वासु ने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने काली तलवार उसके सीने पर चलाई। वासु ने सोचा कि वह उसके हमले से बचने की कोशिश करेगी, लेकिन बचने के बजाय उसने खूनी मुस्कान बिखेरी और काली तलवार को अपने दिल में घुसने दिया। टकराना नील, एडमांटाइड डूमब्लेड का
ओवरहीट प्रभाव शुरू हो गया है। नील, ओवरहीट, प्रत्येक प्रहार या प्रत्येक हिट से आपको एक बफ प्राप्त होने का मौका मिलता है, जो आपके अगले प्रहार को 200% अधिक नुकसान पहुंचाता है। ओवरहीट के सक्रिय होने के साथ एडमांटाइड डूमब्लेड का रंग लाल हो गया। वासु ने सिस्टम के शब्दों को अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है। जैसे ही काली तलवार की नोक पूरी तरह से उसके पीछे आ गई, विक्टोरिया ने कुछ ऐसा किया जिससे वासु भ्रमित हो गया। उसने अपनी दाहिनी हथेली उसके सीने पर रख दी। वासु ने देखा कि विक्टोरिया के कंगन से गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा निकल रही थी। गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा हाथ से होकर उसके दाहिने हाथ तक पहुंची, जिसे उसने उसके सीने पर रखा था। क्या हो? बूम! एक शक्तिशाली आघात तरंग, जिसके बाद एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, उसकी दाहिनी हथेली से निकली और उसके शरीर पर लगी। एश्टन और डेक्स्टन, जो यह सब देख रहे थे, वे गहरी सदमे में अपनी आंखें चौड़ी करके खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वासु उड़ गया है। वासु का पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था और उसकी पीठ दूर जंगल और पहाड़ की ओर उड़ रही थी। टकराना, 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 टकराना। वासु को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे बस धुंधला दिखाई दे रहा था। उस समय उसका दिमाग बस यही सोच रहा था कि अभी क्या हुआ है, और वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसकी पीठ अनगिनत पेड़ों के तने, पहाड़ और चट्टानों से टकराई। उसके रास्ते में जो भी आया वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। कोई भी उसे रोक नहीं पाया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ते हुए एक उल्कापिंड जैसी वस्तु लगभग 15 किलोमीटर तक सीधी राह पर उड़ती रही। टकराना। उसकी पीठ 5 मीटर चौड़े पेड़ के तने से टकराई। 100 साल पुराना पेड़ का तना पूरी तरह से टूट गया और पेड़ गिर गया, जबकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ता रहा। यह सब 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ। यह प्रक्रिया अनगिनत बार दोहराई गई, जब तक उसका शरीर 100 मीटर ऊंचे चट्टानी पहाड़ से टकरा नहीं गया। टकराना। कुछ सेकंड बाद वासु ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने किसी तरह अपने दाएं और बाएं तरफ देखा। उसके चारों तरफ पत्थर थे। इस टक्कर से चट्टानी पहाड़ पर एक छोटा गड्ढा बन गया था। इस हिंसक टक्कर के कारण पहाड़ पर जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। यह चमत्कार ही है कि यह पहाड़ अभी तक नहीं गिरा। वासु हिल नहीं पा रहा था। एक पल उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, दूसरे ही पल Listen to this audiobook, The Rise of the Celestial Emperor and His Seven Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. कगार पर थी। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। दर्द असहनीय था, और इधर वासु को लगता था कि उसे दर्द की आदत हो गई है। मैं हिल नहीं सकता। मैं अवनी द्वारा मेरे लिए बनाई गई कोई भी 5 स्टार हीलिंग गोली नहीं खा सकता। वासु ने अपनी आंखें झपकाईं और याद किया कि उसके दिल में छुरा घोंपने के बाद क्या हुआ था। वे कंगन कोई सुपर हीलिंग आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि उन कंगनों का एक अलग काम है। वासु ने खुद का मजाक उड़ाया कि उसने सोचा था कि वे कंगन हीलिंग आर्टिफैक्ट हैं। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका सुंदर चेहरा खून से लथपथ था। उसके शरीर की लगभग हर हड्डी टूट चुकी थी। ज्यादा से ज्यादा
उसके पास इस जगह पर मरने से पहले सिर्फ 1 मिनट बचा था। वे कंगन क्षति को अवशोषित कर सकते हैं। हर बार जब मेरे हमले ने उसके शरीर को क्षतिग्रस्त या घायल किया, तो उन क्षतियों को कंगन द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जिससे ऐसा लगा कि वह ठीक हो रही है। लेकिन वास्तव में उन कंगनों ने सभी क्षति को संग्रहित किया और सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया। यही कारण है कि उसने खुद को इतने शक्तिशाली विस्फोट का सामना करने से नहीं बचाया। शुरू से ही उसने मेरे लिए एक जाल बिछा रखा था। अगर मैं यहीं मर गया तो हम निश्चित रूप से यह युद्ध हार जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत से लोग पीड़ित होने वाले हैं। वासु को अब सोल ब्लेज और ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल न करने का पछतावा हो रहा था। उसने सोचा कि वह उन 2 कौशलों का उपयोग किए बिना उसे हरा सकता है। यदि वे कंगन न होते तो वासु उसे 1 मिनट में ही हरा देता। हे, यही मेरा मौका है। छाया में छुपकर एक आदमी वासु को घूरते हुए डरावने अंदाज में मुस्कुराया। जल्द ही एक हत्यारा, जिसका पूरा शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ था, छाया से बाहर आया। हत्यारे को देखकर वासु को लगा कि यह वास्तव में उसका अंत था। उसकी वर्तमान स्थिति में हत्यारे से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। इससे सारा पैसा मेरा हो जाएगा। हत्यारे ने वासु की जान लेने के लिए खंजर निकाल लिया। इस दौरान वासु को उड़ाते समय विक्टोरिया के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, क्योंकि वह सुनहरे कंगनों को देख रही थी। ये सुनहरे कंगन उसके लिए त्रुप का पत्ता थे। किसी भी शारीरिक क्षति को अवशोषित करने और उसे प्रतिद्वंद्वी पर छोड़ने की क्षमता ने उसे बढ़त दिलाई। आज उसके पास इसके कार्य का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि वह इसके उपयोग के बिना वासु को नहीं हरा सकती। विक्टोरिया ने अपने दिल से एडमांटाइट डूमब्लेड निकाल लिया। जब उसका शरीर ठीक हो रहा था तो सोने के कंगन धीरे धीरे टूटने लगे। सेकंड बीतने के साथ दरारें धीरे धीरे फैलने लगीं। जब उसका शरीर लगभग ठीक होने वाला था तो कंगन टूट गए। हे, यही मेरा मौका है। छाया में छुपकर एक आदमी वासु को घूरते हुए डरावने अंदाज में मुस्कुराया। जल्द ही एक हत्यारा, जिसका पूरा शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ था, छाया से बाहर आया। हत्यारे को देखकर वासु को लगा कि यह वास्तव में उसका अंत था। उसकी वर्तमान स्थिति में हत्यारे से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। इससे सारा पैसा मेरा हो जाएगा। हत्यारे ने वासु की जान लेने के लिए खंजर निकाल लिया। जब इकोनेक्सस साम्राज्य का प्रधानमंत्री वासु के सिर पर इनाम रखने गया तो हत्यारे संगठन ने मिशन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भले ही प्रधानमंत्री बहुत सारा पैसा देने को तैयार था, बिना कोई कारण बताए उसके मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन सौभाग्य से हत्यारों में से एक, जिसने सब कुछ सुन लिया था, प्रधानमंत्री के पास पहुंच गया। आमतौर पर हथियारों को संगठन के माध्यम से इनाम मिलता था। प्रधानमंत्री और वासु को मारने आए हत्यारे ने संगठन के मध्यस्थ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक दूसरे के साथ काम करने का फैसला किया। दोनों पक्षों ने एक समझौता किया। शुरू में इवान इकोडोमिनियन साम्राज्य में वासु की तलाश कर रहा था। उसे लग रहा था कि वासु 4 युद्ध क्षेत्रों में से एक पर दिखाई देगा। सौभाग्य से इवान के लिए और दुर्भाग्य से वासु के लिए वासु यहां आ गया। अपने सामने लक्ष्य को देखकर इवान बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि अब उसे लक्ष्य की तलाश में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उसने तुरंत वासु पर हमला नहीं किया। वह एक हत्यारा था। वह सामने से हमला करने के लिए
उपयुक्त नहीं था। उसे लक्ष्य को मारने के लिए बस एक ही अवसर की आवश्यकता थी। इवान जानता था कि वह इस मिशन को लेकर बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। वासु एक ऐसा व्यक्ति था जो पीक 5वें क्रम के साधक को मारने में सक्षम था। यह कहना गलत नहीं होगा कि उसकी ताकत पीक 5वें क्रम के साधकों के बराबर थी और वह मात्र एक नौसिखिया 4थे क्रम का साधक था। वासु का सबसे कमजोर हमला भी उसे मार सकता था। सौभाग्य से एक हत्यारे के रूप में इवान के पास कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग करता था। यह उसकी क्षमता थी कि वह अपने मन को शीर्ष 5वें क्रम के साधकों से भी छिपा सकता था। इवान इंतजार करता रहा। उसे उम्मीद थी कि विक्टोरिया उसे काम पूरा करने के लिए एक मौका देगी। सौभाग्य से उसे उस अवसर के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। इवान को उम्मीद नहीं थी कि विक्टोरिया उसकी उम्मीदों से बढ़कर वासु को मौत के इतने करीब ले आएगी। उसने उसका काम बहुत आसान कर दिया था। मुझे विक्टोरिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इवान वासु को घूरते हुए मुस्कुराया। पहले तो उसे लगा कि यह काम अब तक का सबसे कठिन और मुश्किल काम होगा, लेकिन अब उसे लगा कि यह काम अब तक का सबसे आसान काम था। मुझे बस उसके सिर में यह खंजर घोंपना है और काम हो जाएगा। इवान वासु के पास गया। वासु कुछ नहीं कर सकता था सिवाय यह देखने के कि इवान उसकी ओर कैसे बढ़ रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक हत्यारे के हाथों मर जाएगा। शुरू से ही मैं बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से कमजोर महसूस कर रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ पा रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि विक्टोरिया के पास इतना शक्तिशाली त्रुप का पत्ता होगा। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं शुरू से ही पीछे नहीं हटता। वासु ने इस बात पर विचार किया कि विक्टोरिया के खिलाफ अपनी लड़ाई में वह क्यों हार गया। यह पहली बार था जब वासु ने आधिकारिक तौर पर कोई मुकाबला हारा था। आज से पहले चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वह हमेशा चमत्कार करके अपने विरोधियों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा। तुम्हारी मौत से मुझे अनगिनत लाभ होंगे। अलविदा ड्रैगन किंग। जैसे ही इवान वासु का गला काटने के लिए तैयार हुआ, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। उसी समय इवान पर एक शक्तिशाली दबाव आया। बूम! दबाव इतना ज्यादा था कि इवान तुरंत घुटनों के बल गिर गया। वासु ने इवान की तरफ देखा, जो अब घुटनों के बल गिर गया था और पीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे। वासु को उसके माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। इससे वासु को आश्चर्य हुआ कि इवान को इतना भयभीत करने वाली क्या बात हो सकती है। उसे बचाने कौन आया था? क्या यह डैक्स्टन द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति है? वासु ने देखा कि डैक्स्टन ने उसके साथ एक नौसिखिया 5वीं श्रेणी का कल्टीवेटर खरीदा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि नौसिखिया 5वीं श्रेणी का कल्टीवेटर इतनी जल्दी इतनी दूर तक पहुंच पाएगा। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि विक्टोरिया ने एस्टन को वासु को बचाने की अनुमति नहीं दी। वह यहां क्या कर रही है? इवान को लगा कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसने ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। इतनी बड़ी गलती कि इसकी वजह से महारानी को बुलाना पड़ा। हालांकि इवान ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा है, हालांकि उसने कभी नहीं देखा कि वह कैसी दिखती थी। भले ही उसे कभी नहीं देखा गया कि वह कितनी सुंदर थी। इवान और संगठन के लिए काम करने वाले हर दूसरे हत्यारे को उसकी आभा पता थी। इस आभा में कोई गलती नहीं थी, केवल उसके पास ही यह आभा हो सकती है। इवान और अन्य सदस्यों को
उसकी आभा को इस हद तक याद रखना सिखाया जाता है कि भले ही हत्यारे सदस्यों का दिमाग खराब हो गया हो, फिर भी वे सहज रूप से उसकी आभा को याद रखेंगे। इवान जानता था कि उसने क्लाइंट के मिशन को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करके संगठन के कोड का उल्लंघन किया है। उस संगठन में काम करने वाले हर हत्यारे को कुछ निश्चित नियमों का पालन करना और उनके अनुसार जीना पड़ता था। अगर एक भी नियम टूटा तो उस हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हत्यारा किसी दूसरे महाद्वीप में भाग गया या किसी चट्टान के नीचे छिप गया, वह संगठन उसे फिर भी ढूंढकर मार डालेगा। संगठन के हत्यारों को कभी भी स्वतंत्र रूप से क्लाइंट से संपर्क करने या क्लाइंट से कोई मिशन स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे मौत की सजा दी जाएगी। इवान ने अपने कामों के परिणामों को जानते हुए भी इकोनेक्सस साम्राज्य के प्रधानमंत्री से संपर्क किया। इतना सारा पैसा पाने के लालच ने उसे अंधा कर दिया था, लेकिन अब उसे इसका पछतावा हो रहा था। एक आकृति आसमान से उड़ी। आकृति का पूरा शरीर सोने से चमक रहा था। वासु को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग से उतरती हुई एक दिव्य आकृति को देख रहा हो। उससे निकलने वाली सुनहरी चमक इतनी तीव्र थी कि वह उसका चेहरा नहीं देख पाया या यह नहीं जान पाया कि वह कैसी दिखती है, लेकिन उसके शरीर की रूपरेखा से वासु अनुमान लगा सकता है कि वह एक लुभावनी सुंदरता है। आकृति ने इवान को चुपचाप देखा। इवान के लिए यह चुप्पी घुटन भरी थी। उसकी आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह एक शक्तिशाली 5वीं श्रेणी की साधक थी। उसने अपनी साधना से इवान पर दबाव डाला। इवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर टूट रहा हो। अभी इवान को ऐसा लग रहा था कि वह एक चींटी है जिसे उसके साधना दबाव से ही कुचलकर मार दिया जाएगा। इवान, तुमने संगठन का 37वां कोड तोड़ा है। अब से तुम संगठन के सदस्य नहीं रहोगे। साथ ही संगठन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण इकोनेक्सस एम्पायर को संगठन से संपर्क करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। संगठन इकोनेक्सस एम्पायर से कोई भी मिशन स्वीकार नहीं करेगा। अब तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। वासु को ऐसा लगा जैसे वह महिला उसे देख रही थी जब वह इकोनेक्सस साम्राज्य के बारे में बोल रही थी। उसके शब्दों से यह स्पष्ट था कि इवान को इकोनेक्सस सम्राट ने भेजा था। कृपया कुछ दया करो। इवान ने अपना सिर जमीन पर टिका दिया और उससे अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसकी आंखों में दया का कोई निशान नहीं था। अगले ही पल इवान के नीचे से एक विशाल हाथ बाहर आया। छाया हाथ ने इवान को पकड़ लिया और उसे उस द्वार में खींच लिया जहां से वह आया था। आह, मुझे बचाओ। वासु को ऐसा महसूस हुआ जैसे इवान को रसातल में भेजा जा रहा है। जब छाया हाथ गायब हो गया और जमीन पर द्वार बंद हो गया तो उसने वासु की ओर देखा, जो भी उसकी ओर देख रहा था। यह पहली बार है जब हम मिल रहे हैं, मेरे तथाकथित पति। जैसे ही वासु ने ये शब्द सुने, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। पहले वासु को इस बात पर संदेह था कि यह महिला कौन हो सकती है, लेकिन अब उसे 100% यकीन हो गया था कि वह कौन है। वासु को देखकर वह बहुत खुश नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह अनिच्छुक थी। वासु ने देखा कि एक हरे रंग की मोती के आकार की गोली उसकी ओर तैर रही है। गोली उसके मुंह तक पहुंच गई। यह जानते हुए कि यह गोली कोई खतरनाक नहीं है, वासु ने बिना कोई सेकंड बर्बाद किए इसे खा लिया। जैसे ही गोली उसके पेट में पहुंची,
उसका शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगा। हालांकि यह गोली अवनी द्वारा बनाई गई 5 स्टार गोलियों जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी गोली का असर बहुत अच्छा था। वासु को अपने शरीर में सुधार महसूस हो रहा था। वह हर गुजरते सेकंड के साथ अपने शरीर को थोड़ा हिला पा रहा था। चूंकि उस शापित अनुबंध के माध्यम से मेरा जीवन तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें मरवा नहीं सकती। इसका मतलब यह भी है कि मैं तुम्हारे सिर पर कोई इनाम स्वीकार नहीं कर सकती। कितना निराशाजनक है। देवी निराश और परेशान लग रही थी। वासु कुछ नहीं बोला। वह उस समय कुछ बोल नहीं सकता था। वह केवल उसकी बातें देख और सुन सकता था। चूंकि हम मिले हैं, इसलिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं, मुझे खोजने के लिए कभी मत आना। मैं तुमसे विवाहित हो सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। तुम अपना जीवन जियो, मैं अपना जीवन जीऊंगी। अलविदा। यह जानते हुए कि वासु का जीवन अब खतरे में नहीं है, वह जल्द ही गायब हो गई। कोई भी उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाया। अगर वासु ने उसे नहीं देखा होता, तो उसे भी उसकी उपस्थिति का कभी एहसास नहीं होता। जाने से पहले देवी ने अपनी वसीयत साफ साफ बता दी। उसे अनुबंध में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और चाहती थी कि वासु उससे दूर रहे। हालांकि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में जानने को उत्सुक रहा हूं और कम से कम एक बार तुमसे मिलना चाहता था। तुमसे मिलने के बाद मुझे भी लगता है कि हमारे रास्ते अलग होने चाहिए। तुम और मैं पूरी तरह से अलग अलग दुनिया में रहते हैं। हमारा एक साथ रहना असंभव है। उससे मिलने के बाद वासु अब जल्द से जल्द 7वें क्रम का रणमास्टर बनना चाहता था, ताकि वह अपनी या किसी भी देवी की आत्मा को नुकसान पहुंचाए बिना अनुबंध तोड़ सके और उन्हें मुक्त कर सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।